नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस 2025 है। सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार। और हाँ, सभी सुनने वालों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। आज हम दिन की कुछ खास खबरों पर जरा गहराई से बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हो रहा है और इसके मायने क्या है। बिल्कुल, देखते हैं कि आज की सुर्खियां हमें क्या बताती हैं, खासकर जब हम उन्हें एक साथ रखकर देखते हैं। हाँ, तो चलिए देखते हैं। शुरुआत करते हैं कुछ कानूनी और शासन से जुड़ी खबरों से। ठीक है। पहली खबर बिहार से है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को एक निर्देश दिया है। अच्छा, किस बारे में? वो जो बिहार की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट है ना, उसमें से करीब 6.5 लाख लोगों के नाम हटाए गए थे। हाँ, ये काफी बड़ी संख्या है। तो कोर्ट ने कहा है कि इनकी एक पूरी लिस्ट बूथवार और सबके नाम हटाने का कारण बताते हुए जारी की जाए, मतलब पूरी पारदर्शिता हो। ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है। चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता, ये तो लोकतंत्र की बुनियाद है। और 65 लाख लोगों का सवाल है, तो ये जानना जरूरी है कि उन्हें क्यों बाहर रखा गया। सही बात है। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं, ये नागरिक अधिकारों का मामला बन जाता है। हाँ, बिल्कुल। और ये प्रशासन की जवाबदेही भी तय करता है। अच्छा, अब दिल्ली एनसीआर चलते। यहाँ आवारा कुत्तों का मुद्दा है। हाँ, ये तो काफी समय से चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले एक आदेश दिया था कि सड़कों से सभी आवारा कुत्तों को हटाकर शेल्टर होम में भेजा जाए। अब उस आदेश पर रोक लगाने की याचिका आई थी। तो कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और उन्होंने सभी पक्षों से ये भी पूछा कि भाई पहले कार्रवाई क्यों नहीं हुई, इतनी देर क्यों लगी। ये क्लासिक शहरी दुविधा है ना? पशु कल्याण एक तरफ और लोगों की सुरक्षा दूसरी तरफ। हाँ बिल्कुल, और इसका समाधान आसान नहीं होता। सही कहा। प्रशासन को अक्सर ऐसे जटिल मुद्दों में संतुलन साधना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं झारखंड की तरफ। वहाँ कुछ अधिकारियों के खिलाफ एक मामला उठा है। क्या हुआ? एक भाजपा सांसद ने उन अधिकारियों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया अच्छा, था। प्रिविलेज मोशन। हाँ, तो अब लोकसभा सचिवालय ने गृह मंत्रालय से कहा है कि इस मामले पर झारखंड से एक तथ्यात्मक नोट, मतलब एक फैक्ट बेस्ड रिपोर्ट मंगवाए। ये दिखाता है कि कैसे विधायिका यानी संसद, कार्यपालिका यानी सरकार और उसके अधिकारियों पर अपनी निगरानी रखती है। मतलब ये सिस्टम का एक चेक एंड बैलेंस है। बिल्कुल, संसदीय प्रणाली का एक जरूरी हिस्सा है। और एक और अहम याचिका सुप्रीम कोर्ट में है। ये प्रवासी श्रमिकों से जुड़ी है। किस तरह के श्रमिक? बंगाली भाषी प्रवासी श्रमिक। याचिका में आरोप है कि उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है और प्रताड़ित किया जा रहा है। ओहो, ये तो गंभीर आरोप है। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर केंद्र सरकार और 9 राज्यों से जवाब मांगा है। ये मामला बहुत अहम हो सकता है भारत में जो आंतरिक प्रवासी हैं उनके अधिकारों के लिहाज से। हाँ, मतलब अगर हम इसे बिहार वाली वोटर लिस्ट वाली खबर से जोड़कर देखें। बिल्कुल, दोनों ही मामले कहीं ना कहीं नागरिक के तौर पर पहचान और उनके अधिकारों के सवालों से जुड़े हैं। कौन नागरिक है, किसके क्या अधिकार हैं, खासकर जब वो अपने राज्य से बाहर हों। चलिए अब जरा राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा क्षेत्र की ओर देखते हैं। ठीक है। कल स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भाषण हुआ। हाँ, मैंने सुना। उसमें उन्होंने आत्मनिर्भरता पर जोर दिया, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जिक्र किया। हाँ, वो पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो भारत का सैन्य अभियान था। बिल्कुल, साथ ही डिजिटल प्रगति और 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य की भी बात की। तो एक तरह से ये भाषण देश की मौजूदा स्थिति और भविष्य की दिशा दोनों पर रोशनी डालता है। सैन्य शक्ति, तकनीकी उन्नति और आत्मनिर्भरता, इन्हें भविष्य के भारत के जरूरी स्तंभ बताए गए हैं। और एक दिलचस्प बात यह है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को लेकर कुछ तनाव की खबरें थीं। हाँ, वो चल रहा है। लेकिन उसके बावजूद दोनों देशों का संयुक्त सैन्य अभ्यास, युद्ध अभ्यास, इस महीने के अंत में अलास्का में होने वाला है। विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है। देखिए, यही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जटिलता है। एक तरफ व्यापारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ सामरिक और रक्षा सहयोग जारी रहता है। मतलब रिश्ते कई स्तरों पर चलते हैं। बिल्कुल, खासकर रक्षा और सुरक्षा के मामलों में जहां साझा हित होते हैं, वहां सहयोग अक्सर जारी रहता है। ठीक है, अब रुक करते हैं पर्यावरण और आपदा से जुड़ी खबरों का। जम्मू कश्मीर से एक दुखद खबर है। किश्तवाड़ जिले में चोसिती गांव है, वहां बादल फटने से भयानक बाढ़ आ गई। ये तीर्थयात्रा मार्ग पर हुआ है। काफी नुकसान हुआ होगा। हाँ, दर्जनों लोगों की मौत की खबर है और 100 से ज्यादा लोग लापता या घायल बताए जा रहे हैं। ये बहुत दुखद है और ये
फिर से दिखाता है कि जलवायु परिवर्तन का असर कितना गंभीर हो रहा है, खासकर हिमालय जैसे संवेदनशील पहाड़ी इलाकों में। बिल्कुल, ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। चिंताजनक है। लेकिन इसी बीच एक उम्मीद जगाने वाली कहानी भी है। अच्छा, बताइए। एक भाई बहन है, उन्होंने अपने पिता की जो बंजर जमीन थी उस पर करीब 1500 नए पेड़ लगाए हैं। अरे वाह! और उसे एक सस्टेनेबल इको होमस्टे में बदल दिया है। ये शानदार है। ये दिखाता है कि अगर ठान लें तो व्यक्तिगत स्तर पर भी कितना बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। हाँ, बिल्कुल प्रेरणादायक कहानी है ये। जमीनी स्तर पर पर्यावरण के लिए काम करने का बेहतरीन उदाहरण। अब वैश्विक स्तर पर देखें तो प्लास्टिक को लेकर जो ग्लोबल संधि पर बातचीत चल रही थी जिनेवा में, वो रुक गई है। क्यों? क्या हुआ? करीब 100 देशों ने उस ड्राफ्ट संधि को खारिज कर दिया जिसमें प्लास्टिक उत्पादन पर कोई सीमा तय करने की बात नहीं थी। ये तो अपेक्षित था। बिना उत्पादन पर रोक लगाए प्लास्टिक की समस्या से कैसे निपटा जा सकता है? सही बात है, लेकिन ये पर्यावरण और औद्योगिक हितों के बीच का टकराव फिर सामने आ गया। हाँ, ये एक बड़ा गतिरोध है। देखते हैं आगे क्या होता है। और एक और चेतावनी है मौसम को लेकर। अच्छा। अटलांटिक महासागर में एक तूफान बन रहा है, एरिन। अच्छा। आशंका है कि ये इस हफ्ते के अंत तक एक बड़े तूफान में बदल सकता है। ये फिर से वही बात, बढ़ती जलवायु अस्थिरता और हमें तैयार रहने की जरूरत। बिल्कुल। अब आते हैं समाज, संस्कृति और खेल जगत की कुछ सुर्खियों पर। ठीक है। सरकार आजकल नए E20 ईंधन के फायदे गिना रही है। ये पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने वाला मिश्रण है। हाँ, इथेनॉल ब्लेंडिंग, इस पर काफी जोर है। लेकिन इस नीति को लेकर काफी संदेह भी जताया जा रहा है। मतलब इसकी व्यावहारिकता और असर को लेकर सवाल है। हाँ, सवाल तो हैं, जैसे कि क्या ये वाकई पर्यावरण के लिए उतना फायदेमंद है जितना बताया जा रहा है, और इसके लिए जो गन्ना या मक्का लगेगा उसका असर खाद्य सुरक्षा और जमीन के उपयोग पर क्या होगा? ये महत्वपूर्ण सवाल है। इस पर और स्पष्टता की जरूरत है। खेल की दुनिया से खबर है, अहमदाबाद 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की दौड़ में शामिल हो गया है। अच्छा, कनाडा ने नाम वापस ले लिया था ना? हाँ, कनाडा के हटने के बाद अब अहमदाबाद आधिकारिक तौर पर रेस में है। ये भारत की बढ़ती खेल महत्वाकांक्षाओं को दिखाता है। बड़े आयोजन कराना चाहते हैं हम। बिल्कुल। और एक और दिलचस्प पहल हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व कप जीतने वाली खो-खो टीम के 30 खिलाड़ियों को लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए आमंत्रित किया है। अरे वाह, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने का एक तरीका है। बिल्कुल। खो-खो जैसे हमारे अपने खेलों को जब राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलती है, राष्ट्रीय गौरव से जोड़ा जाता है, तो खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ता है और खेल भी लोकप्रिय होता है। सही कहा। और साथ ही स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पदक भी घोषित हुए हैं। पुलिस, अग्निशमन सेवा और दूसरी नागरिक सुरक्षा सेवाओं के 1090 कर्मियों को। ये भी बहुत जरूरी है, उन लोगों को सम्मान देना जो हमारी सुरक्षा और व्यवस्था के लिए दिन रात काम करते हैं। हाँ, उनकी सेवा को मान्यता देना। बिल्कुल। और अंत में एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबर पर नजर डालते हैं। बताइए। अमेरिका और रूस के राष्ट्रपतियों के बीच एक शिखर बैठक होने वाली है अलास्का में। अच्छा, ट्रंप और पुतिन की मुलाकात। हाँ, और खबरों के मुताबिक बातचीत का मुख्य विषय यूक्रेन युद्ध होगा। ये बहुत अहम बैठक हो सकती है। दुनिया भर की नजरें इस पर होंगी। जाहिर है, इसके भू राजनीतिक मायने बहुत गहरे हो सकते हैं। बिल्कुल। इस बातचीत से यूक्रेन युद्ध की दिशा पर क्या असर पड़ता है, ये देखना होगा। वैश्विक कूटनीति का एक और जटिल अध्याय। तो ये थी आज की कुछ खास खबरें और उनके कुछ पहलू जिन पर हमने बात की। हाँ, और अगर आज की पूरी चर्चा को देखें तो एक बात साफ उभरती है, चाहे वो शासन में पारदर्शिता का मुद्दा हो जैसे बिहार वोटर लिस्ट, या अधिकारियों पर निगरानी, हाँ, या फिर पर्यावरण की चुनौतियां हों जैसे किश्तवाड़ की बाढ़ या प्लास्टिक संधि का रुकना, या फिर भारत की अपनी महत्वाकांक्षाएं हों जैसे 2047 का लक्ष्य, रक्षा में आत्मनिर्भरता या कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी। सही। ये सब चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। ये सब मिलकर भारत की आज की तस्वीर और कल की दिशा तय कर रही हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सोचने वाली बात है कि ये सब घटनाक्रम मिलकर भारत को किधर ले जा रहे हैं। हाँ, हमारा मकसद यही है कि हम आप तक सिर्फ तथ्य पहुंचाएं, बिना किसी लाग लपेट के, ताकि आप खुद अपनी एक स्पष्ट समझ बना सकें। और ये बिना किसी पूर्वाग्रह की खबरें देने का हमारा जो प्रयास है वो आप जैसे श्रोताओं के समर्थन से ही संभव है। हाँ, अभी के लिए ये पूरी तरह से मुफ्त है, तो इसे शेयर जरूर करें।
अगर आपको ये नजरिया पसंद है और आप चाहते हैं कि आपको भरोसेमंद समाचार मिलते रहें, तो कृपया www.oneread.news पर जाएं, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको लगता है कि दूसरों को भी ऐसे शांत, स्पष्ट समाचार स्रोत से फायदा होगा, तो इसे अपने दोस्तों, परिवार, सबके साथ साझा करें। आपका समर्थन हमें इस शोर शराबे से दूर तथ्यात्मक और संक्षिप्त खबरें देने के हमारे मिशन में मदद करता है। आज सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि हमने आपके समाचार जानने के तरीके में कुछ सकारात्मक योगदान दिया होगा। Follow us on Spotify and YouTube to listen to this podcast every morning at 8 a.m. हम कल सुबह 8 बजे फिर हाजिर होंगे, नई सुर्खियों और उनके विश्लेषण के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और कोशिश करते रहिए कि ये दुनिया हम सब के लिए एक बेहतर जगह बने। नमस्कार। नमस्कार।